जय श्री कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल मैत्र अकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था। आज डीएनए के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। डीएनए एसिडिक सब्सटेंस होता है और ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। इसको फर्स्ट आइडेंटिफाई किसने किया था? फ्रेडरिक मेशन ने 1869 में, और उस टाइम उसने उसका नाम डीएनए ना रखकर न्यूक्लियन रखा था, क्योंकि उस टाइम में इतने टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं थे। तो इन टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से डीएनए को हम इतना थॉरो स्टडी नहीं कर पाए जितना 1953 में जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने किया। और उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज़ करी? उन्होंने एक्सरे टेक्निक यूज़ करी थी। और इसके बाद विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक सिंपल बट बहुत फेमस डीएनए का मॉडल दिया, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। अब ये मॉडल का क्या मतलब है? अब जैसे हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल है, हम डीएनए मॉलिक्यूल को ऐसे देख नहीं सकते हैं। हम उस टाइम में अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल आएगा तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो मॉलिक्यूल कैसा है, वो कैसा दिखता होगा। तो वहाँ पर उस टाइम पर उन्होंने फ्रैंकलिन और विल्किंस ने काम किया और उसका उन्होंने एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया जिसका नाम उन्होंने दिया डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इसमें इन्होंने कुछ और प्रपोजल्स रखे, कुछ और बातें बोली हैं। इसके अलावा इन्होंने एरविन चेरगेफ, इन्होंने भी डीएनए के ऊपर काम किया और उन्होंने कहा कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये इनका जो रेशो होता है ये एक पर्टिकुलर रेशो में प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है और इनके बीच का जो रेशो होगा वो 1 होगा। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, इनके बीच का रेशो 1 होगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच की क्या बेस पेयरिंग होती है, वो हम अभी देख लेते हैं। मान के चलो ये आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड है और हमारे पास डीएनए का ये दूसरा स्ट्रैंड है। इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कैसे प्रेजेंट होंगे? मैं अभी सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ATGC। यहाँ पे मैं कुछ न्यूक्लियोटाइड्स मेंशन कर दे रही हूँ। मान के चलो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में यही प्रपोज किया हुआ है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो डीएनए है वो हेलिकल वे में प्रेजेंट है, इस तरीके से हेलिकल फॉर्म कर रहा है। अब ये हेलिकल फॉर्म कर रहा है और चेरगेफ ने जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में रिलेशन बताया है, जो बेस पेयरिंग हुई है, उसको हम कैसे देख सकते हैं? मान के चलो जैसे यहाँ पर आपको डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दिए। तो अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स लगाऊँ ATGC और इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स TACG, इस तरीके से ये हमारी बेस पेयरिंग शो करेंगे। और यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हैं AT, एडेनिन इज़ कॉम्प्लीमेंट टू थाइमिन एंड गुआनिन इज़ कॉम्प्लीमेंट टू साइटोसिन। तो आपको यहाँ पर इनके बीच में जो पेयरिंग होती है इनको हम बोलते हैं बेस पेयरिंग। इसके बाद हमने इसके और भी प्रॉपर्टीज़ को देखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको मेंशन है, ये मैंने आपको बता दिया है कि वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं और उनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो आपस में ATGC ये आपस में पेयरिंग करते हैं। इनके बीच में जो पेयरिंग होगी वो होगी डबल बॉन्ड की पेयरिंग। इन दोनों के बीच में जो होगी उनके बीच होगी ट्रिपल बॉन्ड की पेयरिंग। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर हमें एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस पता चल जाए, जैसे सपोज़ ATTTG है, तो हमें बहुत आसानी से इसके कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि A है तो क्वाइट ऑब्वियस इस दूसरे इसके कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड में जो कॉम्प्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड होगा वो T होगा और यहाँ पर A होगा क्योंकि वो T के कॉम्प्लीमेंट है, ये T है। अब G के कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो C होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा हुआ है कि अगर हमें एक सीक्वेंस पता चल जाए एक स्ट्रैंड का
तो हम दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस भी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और यही आपका इसी तरीके से डीएनए का जो सिंथेसिस होता है, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो आपका डीएनए का ए स्ट्रैंड है, उसके ऊपर अगर न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन्हीं 4 कॉम्बिनेशन से आपका पूरा सीक्वेंस बनता है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट जो जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वही इसके कॉम्प्लीमेंट्री लगते रहेंगे। अब जो हमारा जिसके बेसिस पर, जैसे मैं आपको यहाँ पे फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज़ ये डीएनए है और ये इसके न्यूक्लियोटाइड्स है, ATGC रिपीट कर देते हैं और इसको C, और यहाँ पे मैंने फिर से G लिख दिया। ये हमारा पेरेंट चेन कह लो या पेरेंट स्ट्रैंड बोल दो। अब जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो इसको कंसीडर करते हुए दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स इसके कॉम्प्लीमेंट पे ऐड होते रहेंगे। और इसके रिस्पेक्ट में जैसे A है तो यहाँ पे T होगा, ये T है तो A है, C है तो G है, C है तो अगेन, तो यहाँ पर ये C है तो अगेन G, और यहाँ पर G है तो यहाँ पर C, ये इसके कॉम्प्लीमेंट लगेंगे। अब क्योंकि इस स्ट्रैंड के बेसिस पर ये स्ट्रैंड सिंथेसिस हुई है तो इसको हम बोलेंगे पेरेंट स्ट्रैंड और इसको हम बोलेंगे डॉटर स्ट्रैंड, और ये अल्टीमेटली दोनों मिलकर डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाएंगे। इसको हम ये हमारा डॉटर स्ट्रैंड हो गया और ये पेरेंट स्ट्रैंड हो गया। रेप्लिकेशन थोड़ा और डीप में है, आपको मैंने जस्ट यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया है कि ये किस तरीके से एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट होते हैं और ये रेप्लिकेशन होती है। ये सिर्फ एक स्ट्रैंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि पेरेंट स्ट्रैंड में भी तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, तो ये तो एक स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड की एक स्ट्रैंड है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी स्ट्रैंड होगी, क्योंकि पेरेंट स्ट्रैंड भी तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होगा। अब वो ऐसा नहीं है कि पेरेंट है तो एक ही होगा, नहीं, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जो सिंथेसिस होती है वो टर्न वाइज टर्न होती है, एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी फिर दूसरे स्ट्रैंड की होगी। लाइकवाइज यहाँ पर अगर डॉटर स्ट्रैंड की सिंथेसिस हुई है तो ये तो सिंगल स्ट्रैंड है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा ताकि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाए। तभी मैं कह रही हूँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट नेचर बताने के लिए सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। ये रेप्लिकेशन का एक पार्ट है, बट ये रेप्लिकेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने आपको इसका बेस पेयरिंग क्यों यूनिक प्रॉपर्टी है वो बताया, और ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है वो एक्सप्लेन किया है। तो अब यहाँ पर कुछ और सेलिएंट फीचर्स हैं जो हमें डीएनए के डबल हेलिक्स से पता चला है, जो क्या है वो देख लेते हैं। हम काफ़ी सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रीफ ओवरव्यू देने वाली हूँ। तो डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है, जिसमें जो बैकबोन होती है वो आपका शुगर फॉस्फेट होता है, और जो बेस होते हैं, बेस का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, वो बाहर की तरफ जो आपका बेस है वो प्रोजेक्ट होते हैं इनसाइड। सेकेंड पॉइंट बोला हुआ है द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। मैंने आपको पहले बताया था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, कि अगर ये 5' है तो ये स्ट्रैंड के एंड में यहाँ पर 3' होने वाला है, और इसका ऑपोजिट यहाँ पर दूसरे स्ट्रैंड पे 3' होगा और इसके ऑपोजिट में 5' होगा। तो ये चेन का एंटी पैरेलल पोलैरिटी होता है, ठीक है। एंड इफ़ वन चेन हैज़ 5' to 3', तो अदर चेन की जो पोलैरिटी होगी 3' to 5'। कई लोग इसको 3' to 5' भी बोलते हैं, तो आपको जैसा ठीक लगे आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमने बेस पेयरिंग करी थी, जो मैंने आपको बताया था ना, A और T है, G और C है, इनके बीच में डबल स्ट्रैंडेड डबल बॉन्डिंग होता है और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होता है वो बॉन्डिंग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और यहाँ पर हाइड्रोजन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने अभी आपको यहाँ पे बार बार यही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। ए जो है वो डबल बॉन्ड होता है टी के साथ, तो इसका मतलब है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जो ए और जी होता है वो क्या होता है, ये होता है प्यूरिन, और ये टी और सी होता है, ये होता है पिरिडीन।
अब हमें ये पता चल रहा है कि प्यूरिन जो है वो पिरामिडिन के साथ ही पेयर करता है, प्यूरिन जो है वो पिरामिडिन के साथ ही करता है। प्यूरिन और प्यूरिन आपस में नहीं बॉन्डिंग करते, प्यूरिन जो है वो पिरामिडिन के साथ ही बाइंडिंग करता है। द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। ऑल्दो यहाँ पर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो डीएनए होता है वो सिर्फ राइट हैंडेड कॉइल नहीं होता है, डीएनए जो है वो लेफ़्ट हैंडेड कॉइल भी होता है। बट आपके एनसीईआरटी में सिर्फ राइट हैंडेड फैशन के लिए बताया गया, तो हम उसी को ही यहाँ पर स्टडी करेंगे। डीएनए जो है आपका राइट हैंडेड फैशन में भी कॉइलिंग होती है और लेफ़्ट हैंडेड फैशन में भी इसकी कॉइलिंग होती है, बट ज़्यादातर जो हम ऑर्गेनिज्म में डीएनए देखते हैं वो राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मेजरली जिनके अंदर डीएनए जिस टाइप में प्रेजेंट है तो वो राइट हैंडेड ही होता है, तो उस कंटेक्स्ट में इन्होंने यहाँ पर इसको एज अ स्टेटमेंट बोल दिया कि राइट हैंडेड फैशन में कॉइलिंग होता है। अदरवाइज़ ये स्टैटिक नहीं है, ये लेफ़्ट हैंडेड भी होता है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ मेंशन है द पिच ऑफ हेलिकल डीएनए इज़ 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर, विच मीन्स 1 बिलियंथ ऑफ मीटर। और यह एक टर्म यूज़ हुआ है पिच। मैं आपको बता देती हूँ कि पिच क्या है। ये हमारा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये बेस पेयर्स प्रेजेंट है, बेस पेयर्स ये प्रेजेंट है। अब हमारे पास, मैं थोड़ा डीएनए क्लियर बनाने की कोशिश करती हूँ, ऐसे, और ये हमारे यहाँ बेस पेयर्स प्रेजेंट है। अब यहाँ अगर आप देखोगे, मैंने तो यहाँ पर आपको सिम्बॉलिकली 3 शो किए हैं, बट यहाँ 3 ना होकर यहाँ पर आपके 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर भी आपके 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब ये आपका 10 बेस पेयर का मतलब क्या है? डीएनए का अगर मैं 10 बेस पेयर कंसीडर कर रही हूँ तो ये मेरा एक पिच हो जाएगा, ये मेरा 1 पिच हुआ। पिच इज़ बेसिकली डिस्टेंस। यहाँ पर पिच जो बोला गया है, पिच जो टर्म यूज़ किया है वो डीएनए के डिस्टेंस को रेफ़र करने के लिए किया गया, और ये जो 1 पिच है वो 10 बेस पेयर के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अगर डीएनए में 10 बेस पेयर हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे सिम्बॉलिकली आपको 3 शो किया है, अब यहीं पर इस तरीके से ये 5 है और ये अगर 10 हो जाए तो इसका मतलब ये 5 ऊपर हो गया, 5 नीचे हो गया, तो 10 बेस पेयर हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये 1 पिच है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस शो करने के लिए है, और वो डिस्टेंस कितना होगा? जितना 10 बेस पेयर्स का डिस्टेंस होगा। और ये राइट हैंडेड कॉइल्ड डीएनए में 10 बेस पेयर जो है उसका डिस्टेंस होता है, या कह लो उसका पिच होता है 3.4 नैनोमीटर। मतलब ये कि 10 बेस पेयर का जो डिस्टेंस, या कह लो 10 बेस पेयर का हम जो आजकल यूज़ करते हैं अपना डे टू डे लैंग्वेज में, हालांकि ये बायोलॉजिकल टर्म्स नहीं है, बट मैं फिर भी यहाँ पर यूज़ कर देती हूँ सो दैट आपको इजीली समझ में आए। तो 10 बेस पेयर का अगर मैं बोलूँ लेंथ कितनी है, तो लेंथ है 3.4 नैनोमीटर। बट हम यहाँ पर लेंथ नहीं बोलते, हम उसको बोलेंगे पिच, ठीक है। तो ये है आपका 3.4 नैनोमीटर। देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। Consequently, the distance between the base pair of helix is 0.4 नैनोमीटर। अब देखो 3.4 नैनोमीटर तो आपके 10 बेस पेयर का हो गया, है ना। 10 बेस पेयर का 3.4 हो गया, तो 1 बेस पेयर का फिर कितना होगा? डिवाइडेड बाय 10, 3.4 डिवाइडेड बाय 10, जो कि आपका आ गया 0.34 नैनोमीटर। तो बस यही बात यहाँ पे बोली हुई है। तो कॉन्सिक्वेंटली दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जो होगा, 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो होगा 0.34 नैनोमीटर, और ये पूरा होगा 10 बेस पेयर का डिस्टेंस होगा 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है द प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर ऑन अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दिस इन एडिशन टू एच बॉन्ड। सी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि स्टैकिंग एक दूसरे के ऊपर होती है और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसके ऊपर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर शो किया है, जो एक्सटेंडेड वे में यहाँ पर इन्होंने शो किया है। मैंने आपको ऊपर रफ डायग्राम में बता दिया था। ए और टी के बीच में
2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्डिंग है। टी और ए के बीच में भी, अब टी और ए के बीच में भी डबल बॉन्ड होगा ऑब्वियसली। ए और टी जब बोला हुआ है तो चाहे वो पहले वाले में हो, पहले स्ट्रैंड में हो ए और दूसरे स्ट्रैंड के टी से करेंगे तो भी 2 बेस पेयर्स होंगे। पहला अगर टी है और दूसरा ए है तो भी 2 होगा। तो ये तो कांस्टेंट है। ये आपका 3 है, ये आपका 3 है, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, और ये ओवरऑल आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम इसका ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम है एडेनिन गुआनिन, यहाँ पर इन्होंने शो कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा हुआ है कि ये आपका सेंट्रल डोग्मा, एक टर्म यूज़ हुआ है यहाँ पर, सेंट्रल डोग्मा, जो फ्रांसिस क्रिक ने यहाँ पर इसको प्रपोज़ किया था। अब ये सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, इस पूरी चीज़ को ही हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, और ये चीज़ इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ईजी है। डीएनए ये आपको इस तरीके से शो किया हुआ, इसका मतलब है डीएनए रेप्लिकेट करता है अपने आप से। रेप्लिकेशन क्या होगा मैं आपको टर्म वाइज टर्म, स्टेप बाय स्टेप सब समझा दूँगी। अभी आप फ़िलहाल इसका ओवरव्यू समझ लीजिए ताकि हमें सेंट्रल डोग्मा समझ में आ जाए। जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट करने के बाद जो रेप्लिकेटेड डीएनए है वो ट्रांसक्राइब करता है। वो ट्रांसक्राइब होता है किस में, एमआरएनए में। अब जो एमआरएनए है वो फिर ट्रांसलेट होता है, वो किस में होता है, प्रोटीन। सेंट्रल डोग्मा मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। डीएनए रेप्लिकेट इटसेल्फ and then this DNA will transcribe into mRNA and the translation of mRNA give us प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आपका सेंट्रल डोग्मा में हो गया रेप्लिकेशन, फिर हो गया ट्रांसक्रिप्शन, फिर हो गया ट्रांसलेशन। कौन किस में जब चेंज होता है उसको याद रखना है आपको कि जब डीएनए एमआरएनए में चेंज होगा तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए एमआरएनए में चेंज होता है तो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए प्रोटीन में होगा तो वो ट्रांसलेशन होगा। अब यहाँ आपके पास पैकेजिंग है डीएनए हेलिक्स की। अब यहाँ पर आप डीएनए हेलिक्स जो है वो किस तरीके से हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, यहाँ पे आपको एक नाम दिख रहा होगा, न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या है इसको मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ, फिर इसके बाद हम इस पैराग्राफ से भी पढ़ लेंगे ये पैराग्राफ में क्या गिवन है। न्यूक्लियोसोम में आपके पास कुछ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आप वर्ड्स देख लेना, याद कर लेना, नए हैं बिल्कुल आपके लिए ये। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन। अब हिस्टोन को अलग अलग नेम से उसको नंबरिंग करेंगे, H1 H2, वो हम आगे देखेंगे क्या है, बट आप फ़िलहाल इतना याद रखना कि हिस्टोन हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और ये हमारे पास ये हिस्टोन का कोर है जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहा है, ये हमारे पास हिस्टोन का कोर है। इस कोर को हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। इसी हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड डीएनए रैप होता है। ये जो आपको डीएनए दिख रहा है पिंक कलर में, ये डीएनए है जो इसके अराउंड रैप हो रहा है, और ये एक हिस्टोन H1 हिस्टोन होता है जो यहाँ पर साइड में आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर 8 हिस्टोन इधर हो गया और एक हिस्टोन ये हो गया, ठीक है। अब 2 consecutive base pairs as 0.4 nanometer if the length of double helix DNA is typical mammalian cell is calculated, then simply अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो this much base pairs into this much लेंथ, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2.2 मीटर का डीएनए लेंथ होगा। कैलकुलेशन कैसे करी है, 2 बेस पेयर के बीच में अगर इतना डिस्टेंस है और हमारे पास अगर टोटल बेस पेयर्स इतने हुए तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो अल्टीमेटली हमें आंसर मिल जाएगा 2.2 मीटर का। तो ये अप्रोक्सीमेटली कह रहे हैं कि 2.2 मीटर का हमारे पास डीएनए होता है। इफ़ द लेंथ ऑफ ई कोलाई DNA is 1.6 millimeter, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई। अगेन हम फिर उसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक केस बोला हुआ है प्रोकैरियोटिक का, क्योंकि यहाँ आपके पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो लिया है वो है ई कोलाई, एस्केरिया कोलाई।
ई कोलाई के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। DNA being negatively charged is held with some proteins that have positive charge in the region termed as nucleoid. The DNA in nucleoid is organized in large groups held by the proteins. यहाँ पे आपका जो ये ऑक्टामर है, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इसके अराउंड रैप जो हो रहा है वो DNA, वो क्यों रैप हो रहा है? क्योंकि DNA जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये जो H प्रोटीन्स है, हिस्टोन प्रोटीन्स है, वो पॉजिटिवली, जो आपके ये प्रोटीन्स हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। यूकैरियोटिक की केस में ये कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास हिस्टोन मॉलिक्यूल आ जाएगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये बेसिक इन नेचर होते हैं। DNA तो एसिडिक था, ये बेसिक है हिस्टोन्स, और DNA नेगेटिव है और ये हिस्टोन जो है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है। अब हिस्टोन्स में ऐसा क्या है कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो बेसिक होता है? इसके हिस्टोन के अंदर आपके लाइसिन और आर्जिनिन करके अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बॉडी में अमाइनो एसिड्स, काफ़ी सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसिस करते हैं। ये हमारे पास मान के चलो, अगर ये काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स हैं तो वहाँ से प्रोटीन बनता है। जिस तरीके से अभी हमने DNA का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा ना कि DNA में बेसिकली होता क्या है, आपका डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, फिर उसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस होता है और फिर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो फिर फाइनली एक आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड मिलता है, तो काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर DNA बनाते हैं। उसी तरीके से जो प्रोटीन होता है उसके भी आपके बेसिक यूनिट जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं और काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर आपका प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो हिस्टोन जो है वो एक बेसिक प्रोटीन है और वो बेसिक इन नेचर क्यों है? क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन नाम के बेसिक अमाइनो एसिड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड्स के भी डिफरेंट चार्ज होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ आपके नेगेटिव होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो लाइसिन और आर्जिनिन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स हैं और ये फॉर्म कर रहे हैं हिस्टोन को। तो अब हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए यूनिट जिसको हमने बोला है हिस्टोन ऑक्टामर। और ऑक्टामर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो हिस्टोन का जो कोर है उसके अंदर आपके 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हम इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोल रहे हैं। तो जो हिस्टोन ऑक्टामर है ये 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और नेगेटिवली चार्ज DNA जो है इन हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप्ड है और ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अगर हमसे पूछे न्यूक्लियोसोम क्या है, हिस्टोन प्लस रैप्ड DNA वो हमारा न्यूक्लियोसोम है। अब न्यूक्लियोसोम के अंदर कितना DNA है? हिस्टोन के बारे में तो पढ़ लिया कि हिस्टोन ऑक्टामर है तो इसके अंदर 8 हिस्टोन्स मॉलिक्यूल हैं। तो DNA हेलिक्स के अंदर कितना DNA है? हमारे पास तो बहुत सारे बेस पेयर वाला DNA, हम बेस पेयर्स के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। जो यूजुअली डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं ना, इतना लेंथ, इतना किलोमीटर, इतना मीटर, नहीं, DNA के केस में हमने बेस पेयर के टर्म्स में बात करनी है। तो DNA का 200 बेस पेयर हेलिक्स DNA इस न्यूक्लियोसोम में इन्वॉल्व है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो न्यूक्लियोसोम है वो आपका हिस्टोन से और DNA से मिलकर बनता है। हिस्टोन में आपके 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अल्टीमेटली आपका हिस्टोन ऑक्टामर बनाएगा, और जो DNA है वो आपका 200 बेस पेयर का DNA हेलिक्स इस न्यूक्लियोसोम में इन्वॉल्व होता है। अब क्योंकि न्यूक्लियोसोम जो है वो आपका रिपीटिंग यूनिट है किसका? क्रोमेटिन का। और ये क्रोमेटिन कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे हमारा ये साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर हमारे गोल्जी, राइबोसोम्स, आरईआर, ये कुछ अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। और जो ये हम बात कर रहे हैं ये DNA की जब हम बात कर रहे हैं ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियोसोम होगा वो एक रिपीटिंग यूनिट है, तो ओवरऑल हम इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। मैं यहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर से जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में शो हो रखा है ये बता देती हूँ। ये आपका क्रोमेटिन है और ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, छोटे से जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके न्यूक्लियोसोम्स हैं। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है ना कि ये पूरा एक माला है, तभी इसको यहाँ इन स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया बीड्स ऑन स्ट्रिंग।
कि बिल्कुल ये छोटे छोटे से बीड्स जो दिख रहे हैं वो न्यूक्लियोसोम की तरह ये जो न्यूक्लियोसोम है बिल्कुल ये बीड्स की तरह दिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया बीड्स ऑन स्ट्रिंग। और ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमेटिन है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर ये आपका कलर्ड जो बॉडीज़ दिख रही हैं वो जो हमने ऊपर ईएम में देखा था, ईएम स्क्रीनशॉट में देखा था, ये न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग व्हेन व्यूड अंडर द ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। The beads on string structure in a chromatin is packaged to form a chromatin fiber that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosome। अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है वो आपस में रिपीटेडली प्रेजेंट होता है और वो बनाता है क्रोमेटिन। अब ये जो क्रोमेटिन है वो हमको, अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज़ करूँ तो ये मुझे बीड्स ऑन स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर देता है। अब ये जो क्रोमेटिन है इसकी फिर फर्दर पैकेजिंग होती है और ये फर्दर कॉइल्ड होकर कंडेंस होता है। इतना जो हमारे पास इतना बड़ा क्रोमेटिन होगा वो फर्दर कॉइल्ड होगा, हाईली कॉइल्ड होगा। और ये जो कॉइल्ड होगा वो कौन से स्टेज में होगा? वो मेटाफेज स्टेज में होगा, मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में। और अल्टीमेटली ये क्या फॉर्म करने वाला है? ये फॉर्म करेगा आपका क्रोमोसोम। तो ये है आपका न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है वो क्रोमेटिन बनाएगा और जो क्रोमेटिन है फिर वो क्रोमोसोम फॉर्म करता है। अभी मेटाफेज स्टेज क्या होती है? जो हमारा सेल है वो डिवाइड करता है। सेल जब डिवाइड करता है तो हमारे जैसे आपने इससे पहले 9th-10th में पढ़ा होगा, कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये दो टर्म हम यूज़ करते हैं जब सेल डिवाइड करता है। जब सेल डिवाइड करेगा उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जब उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो तो उसको बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। अब जब कैरियोकाइनेसिस होता है तो सेल डिवीज़न जब आपकी होती है तो वहाँ पर आपके काफ़ी सारे स्टेजेस यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे स्टेजेस आएंगे। उन सभी स्टेज में एक स्टेज होता है मेटाफेज स्टेज, और ये जो आपका क्रोमोसोम हमें दिखाई देता है वो मेटाफेज स्टेज में ही दिखाई देता है। तो हम जो बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो अगर मैं बोलूँ या फिर कोई आपसे पूछे तो क्रोमोसोम जो है वो हमेशा नहीं प्रेजेंट होता है, वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ मेटाफेज स्टेज में ही दिखता है। हमारे बॉडी में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये क्रोमोसोम हमें तब दिखता है जब क्रोमेटिन आपका कंडेंस होता है मेटाफेज स्टेज में, और फिर ये इसके बाद फर्दर और इसकी पैकेजिंग होती है। So beads on string structure in chromatin is packaged to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at a metaphase stage to form of the cell division to form chromosome, or the packaging of chromatin at high levels require additional set of proteins जिसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन। इसका क्या मतलब है? अभी तो हमने इसकी पैकेजिंग कर दी है, अब हमें फर्दर और हाई लेवल पे पैकेजिंग करनी है। क्योंकि वो हिस्टोन क्रोमोसोम्स नहीं होंगे इसलिए हमने उसको सिंपल बोल दिया नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। अब यहाँ पे पैकिंग के बारे में बात हुई है कि जो न्यूक्लियस है वहाँ पर, अब जैसे अभी हमने कहा ना कि जो आपका क्रोमेटिन है वो हाईली कॉइल्ड और कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब अगर तो क्रोमेटिन वहाँ पर लूजली पैक्ड हुआ तो वहाँ पर आपके न्यूक्लियोसोम्स भी लूजली पैक्ड होंगे इस तरीके से। और जब हम इसको स्टेन करते हैं तो हमें वो स्टेन पे माइक्रोस्कोप पे वो लाइट स्टेनिंग शो करते हैं और हम उस रीजन को यूक्रोमेटिन बोलते हैं। अगर तो क्रोमेटिन वहाँ पर डेंसली पैक्ड हुआ तो वो स्टेन होगा डार्क और हम उस एरिया को बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। तो आप याद रखेंगे यूक्रोमेटिन में और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस होता है। यूक्रोमेटिन में आपका जो क्रोमेटिन है वो लूजली पैक्ड होगा और हेट्रोक्रोमेटिन में आपका क्रोमेटिन जो है वो डेंसली पैक्ड होगा। और जब हम इसको स्टेन करते हैं
तो हमें ये लाइट स्टेन देगा, और जब हम हेट्रोक्रोमेटिन को स्टेन करते हैं तो वो हमें डार्क स्टेन देगा। इसके अलावा हमारे को यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या डिफरेंस देगा। यूक्रोमेटिन में आपके जो जीन्स होते हैं वो ज़्यादातर ट्रांसक्राइब होते हैं, जो कि mRNA फॉर्म करेगा और अल्टीमेटली वो ट्रांसलेट होके प्रोटीन फॉर्म करता है। जो आपके हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं और उनका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, उस रीजन के जीन्स का सिंथेसिस नहीं होता है। Chromatin is said to be transcriptionally active chromatin and whereas heterochromatin is ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। जो आपके यूक्रोमेटिन होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए वो ट्रांसक्राइब हो जाते हैं और फर्दर वो सिंथेसिस कर सकते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन क्योंकि वो डेंसली पैक्ड होते हैं, इसलिए वहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव होता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, एंड आपको अगर फर्दर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।